गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपसे स्थिर वैद्युतिकी या वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नामक चैप्टर का रिवीजन करेंगे। तो हम थोड़ा शुरू से लेकर अंत तक थोड़ा जल्दी देखेंगे। तो इसके लिए आप देखना शुरू करें। हमारा पहला टॉपिक है स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर विद्युतिकी की परिभाषा देखें। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिन पर आवेश स्थिर रहता है। वैद्युत विज्ञान या स्थिर वैद्युतिकी का है, यानी कि अगर कोई आवेश है वह एक पॉइंट पर स्थिर होती है और एक दूसरे के सापेक्ष, तो उन दोनों के बीच में बलों का अध्ययन करते हों, चाहे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन करते हों, तो हम देखते हैं कि चार्ज को स्थिर मानकर, यानी आवेश को, यानी हम बात करें कि स्थिर मान करके हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, इस तरह के विज्ञान को हम स्थिर वैद्युतिकी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। ठीक है। The branch of physics which deals with the study of charge at rest, the process between the static charge, fields and potential due to these charges is called the electrostatics। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि वैद्युत आवेश क्या होता है। वैद्युत आवेश के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है। तो कह रहा है कि वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। अब देखते हैं कोई भी चार्ज होगा तो अगर वह गति करेगा तो उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होगा, आप कहोगे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ठीक है। और खुद स्वयं के कारण क्या उत्पन्न होता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो आपको पता चल गया कि वैद्युत आवेश की परिभाषा यह हुई कि जिसके कारण हम क्या जनरेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होता है। अब दो वस्तुओं को किन्हीं को आपस में रगड़ा जाता है तो क्या होता है, वह वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करने लगती हैं। तो इस तरह की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं कि वस्तु आवेशित हो गई है। अब सन 1750 ईस्वी में क्या होता है कि अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेशों को क्रमशः दो वर्गों में विभाजित किया, जिसको क्या कहा, एक तो धन आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज, और दूसरे को क्या कहा, नेगेटिव चार्ज या ऋण आवेश कह दिया। ठीक है भाई। अब देखिए, जब दो समान प्रकार के आवेश होते हैं, धन और धन, ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, दूर हटाते हैं। क्या करते हैं, दूर हटाते हैं। यह भी दूर हटाएगा। फिर इसके बाद एक ऋण और एक ऋण होगा, दो ऋण आवेश एक दूसरे के पास आएंगे तो ये भी क्या होंगे, एक दूसरे से क्या होंगे, प्रतिकर्षित होंगे, दूर हटेंगे। लेकिन अगर हम बात करें एक धन और एक ऋण की बात करें तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे। यानी समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि क्या होता है। अब आप देखेंगे इसमें कि वैद्युत आवेश एक क्या है, अदिश राशि है और इसे स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसका एसआई पद्धति में जो है मात्रक क्या है, कूलाम, और सीजीएस पद्धति में क्या है, स्टैट कूलाम या ईएसयू होता है। इसकी विमा क्या होती है, एटी होती है। ध्यान रखिएगा। आई इज इक्वल टू, आपने क्या पढ़ा था, क्यू अपॉन टी पढ़ा था, तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी हो जाएगा। आई मतलब धारा की बीमा कितनी, कैपिटल ए, और समय का बीमा कितना होगा, कैपिटल टी, तो कुल मिला के क्या हो गया, ए टी हो जाएगा। ठीक है। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। एक कूलाम बराबर आपको दिख रहा है कि एक कूलाम बराबर 3 गुणे 10 पर घात 9 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या एक EMU बराबर 3 गुणे 10 पर घात क्या होता है, 3 गुणा 10 पर घात 10 ESU या 10 कूलाम होता है। ठीक है भाई। अब ESU से आप ESU को स्टैट कूलाम भी कहते हैं, तो इसी से आप निकाल सकते हैं। ठीक है। अब आप देखेंगे आवेशों की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। आवेशों की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या कहता है कि हमें जब कोई परमाणु होता है तो किससे किससे मिलकर बना होता है, एक धन आवेशित नाभिक से, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ होता है। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन कोई होता है, अगर हम कहते हैं सोडियम है, उसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो कितना बचेगा, 10 इलेक्ट्रॉन, परंतु प्रोटॉन कितने बचेंगे, 11। तो प्लस वाला कौन सा ज़्यादा हो गया और यहाँ ऋण वाला कम हो गया, तो इस पर एक अधिक अतिरिक्त चार्ज आएगा इलेक्ट्रॉन के निकलने के कारण, क्या आ जाएगा, धन आवेश प्लस 1 का। ठीक है। या धनावेशित हो जाएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन इस पर 11 पहले थे, ठीक है भाई, 11 पहले थे, तो हम अगर कह दें 11 अगर पहले थे तो एक इलेक्ट्रॉन इसको और दे दिया जाए, क्या किया जाए, एक इलेक्ट्रॉन इसे और दे दिया जाए, 11 से कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, परंतु धनावेश अभी वही है। तो अब देखेंगे आप क्या होगा, आप देखेंगे कि एक ऋण आवेश की उत्पत्ति हो जाती है, जिससे इस पर एक नेगेटिव चार्ज होता है।
तो आप जान सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से क्या उत्पन्न होता है, चार्ज उत्पन्न होता है। एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो धनावेशित हो जाना, और एक इलेक्ट्रॉन अगर आ जाए एक्स्ट्रा तो क्या हो जाता है, वह ऋणावेशित हो जाता है। विद्युत आवेशों के जो गुण होते हैं कौन कौन से हैं, आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण होता है इनमें, ठीक है। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है भाई। विद्युत प्रेरण का सिद्धांत जरा देखेंगे कि क्या होता है प्रेरण। तो आप कहेंगे कि इसमें यह जो है सब धनावेश ऋणावेश से मिलकर बना हुआ है पूरा, ठीक है। ऋणावेश धनावेश सबसे मिलकर बना हुआ है। एक धनावेशित वस्तु को यहाँ पर हम ला करके रख दें तो ऋण आवेश क्या होगा, इसकी इस सतह पर आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि आकर्षित करेगी, और धनावेश इस सतह पर आना शुरू कर देगा, इधर की तरफ आएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा कि यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रेरण के कारण क्या होगा, इसमें भी आवेश उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत प्रेरण कहते हैं कि किसी चालक पर वस्तु की किसी अन्य आवेशित वस्तु की केवल उपस्थिति के कारण ही उत्पन्न होने वाले आवेश की घटना को क्या कहते हैं, विद्युत प्रेरण कहते हैं। आवेश संरक्षण क्या होता है, आवेश संरक्षण मतलब कोई पदार्थ है उसको कितने भी टुकड़ों में बांट दीजिए, कुल उनका जो कुल टोटल चार्ज होता है हमेशा क्या होता है, निश्चित होता है। तो आप देख रहे हैं यूरेनियम 92-235, आवेश कहाँ है, ये 92 है, 92 देख रहे हैं। तो यहाँ देख रही है थोरियम और किसमें, हीलियम में टूटता है, जिसमें देखिए 90 आवेश इसमें आ जाते हैं और 2 आवेश इसमें आ जाते हैं, 92 अभी भी हैं। यानी मतलब कुल कहने का मतलब कितना भी उसे आप डिस्ट्रॉय कीजिए, तोड़िए, नष्ट कीजिए, लेकिन वो नष्ट नहीं होगा। हमेशा आवेशों की जो संख्या है वह क्या होगी, वह पेरेंट्स मतलब जिसे जनक परमाणु के बराबर ही होगी, ठीक है भाई। आवेशों का योगात्मक गुण आप देख रहे हैं, धनावेश ऋणावेश, धनावेश ऋणावेश कई आपको दे दिया है, टोटल जोड़ा जाए तो उनको आपस में बीजगणित के साधारण योग के द्वारा जोड़ा जा सकता है, ठीक है। आवेशों की क्वांटम प्रकृति, क्वांटम मतलब एक पैकेट, फिक्स पैकेट, ठीक है भाई। जैसे आप दुकान से कोई भी सामान खरीदना चाहते हैं तो एक फिक्स पैकेट के रूप में मिलता है, उससे ना कम उससे ना ज़्यादा, ठीक है। ज़्यादा लेना तो उसका 2 गुना 3 गुना 4 गुना कर सकते हैं, तो वही उसे कहते हैं क्वांटीकृत करना। तो एन मतलब सीधे होल नंबर 1 2 3 4 आप ले सकते हैं, ठीक है भाई। तो इस तरह से आप देख सकते हैं क्यू ई जो है सबसे छोटा जो आवेश होता है, स्मॉल ई यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है। जिस समय तक इसकी गणना की गई थी तो वही सबसे छोटा चार्ज माना जाता था। अब तो बहुत छोटे छोटे चार्ज होते हैं, लेकिन इस समय की बात हम करेंगे तो इसी का इलेक्ट्रॉन पर आवेश का 1 गुना 2 गुना 3 गुना होना ही क्या कहलाता है, आप कहेंगे कि आवेशों का क्वांटीकरण कहलाता है, ठीक है भाई। आप देख सकते हैं फॉर्मूले को, ये न्यूमेरिकल भी आपको दिया हुआ है, इसे न्यूमेरिकल को एक बार आप लोग दोहरा लेंगे आपके नोट्स में, ठीक है भाई। तो ये सारी चीज़ें आपको गिवन है। अब पदार्थों का वर्गीकरण कर लेते हैं। पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थ एक चालक होता है, दूसरा अचालक होता है, ठीक है, और तीसरा अर्धचालक भी होता है भाई, ठीक है। तो अभी हम चालक और अचालक की बात करेंगे। चालक जिनमें आवेश बड़े आराम से सुगमतापूर्वक क्या होते हैं, ट्रांसफर हो लेते हैं। जैसे आपको कहना मतलब कि उनके अष्टक पूरे नहीं होते हैं, अष्टक पूरे नहीं होते जिससे क्या होता है, वह असंतृप्त होते हैं। असंतृप्त मतलब उन्हें अभी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता लेने की या देने की क्षमता होती है, तो वो क्या करते हैं, पूरे वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, पूरे पदार्थ के अंदर फ्री छोड़ देते हैं। मुक्त आवेश की मात्रा उसमें अंदर होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनके अष्टक पूरे होते हैं या नहीं होते हैं या आधे पूरे होते हैं, वो क्या करते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या उनके अंदर नहीं होती है, इसलिए उन्हें हम क्या कहते हैं, अचालक कहते हैं। उदाहरण भी आप देख सकते हैं, चालक में धातु, विद्युत अपघट्य और मानव शरीर सब कुछ है, और जबकि इसमें आप देख सकते हैं अचालक में क्या क्या है, कांच, रबड़, प्लास्टिक आदि हैं। अगर इनमें फ्लो हो सकता है तो हम क्या होता है, लकड़ी का कोई बर्तन का हैंडल बनाते तो हमें तुरंत जल जाते, ठीक है। अब कूलाम का नियम आप देख सकते हैं। कूलाम के नियम के बारे में बताया गया है कि दो आवेशित दो चार्ज हों Q1 और Q2, तो आप क्या कह सकते हैं, उनके बीच लगने वाला जो बल होता है वह उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब आप कह सकते हैं कि हमको क्या चाहिए, एक नियतांक चाहिए, तो F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R²। इसे हम एप्सिलॉन नॉट को निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं, ठीक है भाई। तो इस प्रकार आपको समझ में आता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसे, ठीक है। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो यूनिट है वो कितनी है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। लेकिन अगर हम बात करें कि यहाँ पर हम अगर बात करते हैं कि जो बल लग रहा है वह वायु में अधिक लगता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर कुछ भी वायु या निर्वात में सबसे ज़्यादा लगता है, तो उसकी तुलना हम बात में करते हैं किसी और माध्यम से, ठीक है। तो आप देखते हैं एयर में, हवा में जो है ये बल की का फॉर्मूला है,
और जब यही एप्सिलॉन नॉट की हम वो निकालते हैं, मात्रा निकालते हैं, देखिए इसका वैल्यू कितना है, तो 8.85 × 10⁻⁻12 है। इसका यूनिट जो है कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर है। अगर हम किसी माध्यम में निकालते हैं तो उसकी मात्रा एप्सिलॉन की जगह क्या लिख देते हैं, एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन लिखते हैं। एप्सिलॉन किसी माध्यम में विद्युतशीलता मानी जाती है, ठीक है, किसी माध्यम की। अब दोनों का अनुपात निकालते हैं एयर मतलब वायु में और किसी माध्यम में, दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं परावैद्युतांक भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं, परावैद्युतांक भी कहते हैं, ठीक है, माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आपको समझ में आ गया होगा कि बल के रूप में तो उस प्रकार निकाला गया और विद्युतशीलता के फॉर्म में इस प्रकार निकाला गया, ठीक है। तो किसी माध्यम की वैद्युतशीलता जो होती है वो कितना होती है, निर्वात की वैद्युतशीलता का परावैद्युतांक गुना होता है, यानी के गुना होता है, ठीक है भाई। तो इसको आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं परावैद्युतांक एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता का जो मात्रक है, वो विमाग है, वो क्या है, m⁻⁻1 l⁻⁻3 t⁴ एंड a⁴ है, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, यहाँ पर न्यूमेरिकल भी आपको दिए हुए हैं, ठीक है। अब इसका हम वेक्टर सदिश रूप का रूपांतरण करते हैं, तो देखते हैं कि बल यहाँ देख रहे हैं F112 लग रहा है, ठीक है, और यहाँ बल F21 लग रहा है, ठीक है। तो इसे देखिए किस फॉर्म में लिख सकते हैं, आप कहेंगे कि बल जो है हमारा कौन सा है, यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर Q1 पर कौन लगा रहा है, Q1 पर, देखिए Q1 पर Q2 लगा रहा है, तो 2 के द्वारा A पर लगाया गया, तो इसके लिए दिशा क्या होगी, 2 से 1 की तरफ होगी, ठीक है भाई। और ये आप देख रहे हैं कि वहाँ पर दिशा दूरी भी 2 से 1 की तरफ होगी, तो इसे ध्यान रखेंगे कि 1 पर अगर लगाया गया है, 1 पर लगाया गया है तो 1 2 लिखा जाएगा, और 2 पर लगाया गया होता तो 2 1। तो देखिए 1 पर लिखा गया है F2 के द्वारा 1 पर लगाया गया बल कितना लिखा गया है, F12। तो यहाँ पर देख सकते हैं वही पूरा फॉर्मूला 1/4πε0 और इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाई R21, ध्यान रखिएगा, और R21 कैप दिशा को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार अगर हम 2 पर लग रहा है तो क्या करेंगे, 2 1 लिखेंगे, और इसके जगह 1/4πε0 और क्या लिखेंगे, Q1 Q2 डिवाइड बाई R क्या 2 की जगह 1 2, ठीक है, और R12 कैप, ठीक। ये आपको समझ के रखना, ये है सदिश स्वरूप, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि अध्यारोपण का सिद्धांत है यहाँ पर, ठीक है। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि जब दो आवेशों के बीच की हम गणना करते हैं तो तीसरे को नगण्य मान के काम करते हैं। तो पहले Q1 और Q2 के बारे में ज्ञात कर लेंगे, फिर Q1 Q3 के बारे में, Q1 Q4, ऐसे सबको हम ज्ञात करने के बाद सबको आपस में जोड़ देते हैं, तो कुल टोटल बल की गणना हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर यह आपको अध्यारोपण का एक सिद्धांत मिलता है, ठीक है भाई। अब हम बात करेंगे सतत आवेश घनत्व की बात करते हैं। तो सतत आवेश घनत्व 3 प्रकार के होते हैं। एक तो रेखीय होता है, ठीक है भाई, क्या होता है, एक रेखीय होता है, रेखीय। दूसरा आपका कहेंगे जो है, दूसरा जो है आपको दिख रहा है यहाँ पर क्या है, पृष्ठीय, ठीक है, और तीसरा आपका क्या है, आयतन घनत्व, ठीक है। तो रेखीय, पृष्ठीय और ये आपके बारे में बात करते हैं। तो रेखीय क्या होता है, कहेंगे कि एक तार है, तो आप उसकी लंबाई L है और उस पर कुल आवेश Q है, तो इसे हम रेखीय आवेश घनत्व को लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व। तो इसका मात्रा क्या होगा, कूलाम प्रति मीटर होगा, ठीक है भाई। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो पृष्ठीय घनत्व को हम सिग्मा से लिखते हैं। तो क्षेत्रफल की बात करता है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसे हम कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर से व्यक्त करते हैं, ठीक है भाई। और इसी प्रकार से अगर आयतन का हम बात करें तो उसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसे हम कहते हैं कि प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं, आप कहेंगे कि यह हमारा आयतन घनत्व है, रेखीय आवेश आयतन आवेश घनत्व है, ठीक है। इसको हम मात्रक रखेंगे कूलाम प्रति मीटर क्यूब रखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब हम किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। तो हमें दिख रहा है कि एक आवेश Q है और दूसरा हमारा Q0 है, परीक्षण आवेश है ये, ठीक है भाई। ये दो आवेश रखे हुए हैं, ठीक है। अब हम इनके बीच की बल की गणना करें तो बल कितना आएगा, 1/4πε0 Q0 डिवाइड बाई R²। लेकिन अगर हम E की बात करें तो E इजिकल टू क्या होता है, F/Q0, ठीक है भाई। तो इसमें हम फॉर्मूले में वैल्यू रखें तो E इजिकल टू हमको क्या मिल जाएगा, 1/4πε0 Q/R²।
क्योंकि क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा यहाँ नीचे से। ठीक है भाई, तो ये हमारा किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करता है। ठीक है, अब देखिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे प्रदर्शित होती है। आप परीक्षण आवेश को जब यहाँ पर रखोगे प्लस क्यू आवेश को, ठीक है, क्यू आवेश को, तो आप क्या होगा, यहाँ एक धनावेश रखा हुआ तो ये इससे क्या करेगा, दूर खदेड़ेगा, दूर भगाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव क्या होगी, धन आवेश से दूर की तरफ। लेकिन अगर यहीं पर परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखा हो, यह तो पॉजिटिव होगा, तो हमेशा ऋण आवेश उसे किधर की तरफ खींचेगी, अपनी तरफ खींचेगी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऋण आवेश की तरफ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। आगे के टॉपिक आप अभी फिर बाद में रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।